वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम जोहार, जय छत्तीसगढ़। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश नावी। भाई साहब, मानवता चैनल में आज हम फिर से आप सब लोगों के सामने हाजिर हैं और आज हम खास वार्ता को लेकर आप सब लोगों के सामने हम चर्चा करेंगे। 14 अप्रैल को भारत रत्न महामानव संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है और इसकी तैयारी की पूर्व संध्या पर हम आज उनके महान जीवन संघर्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका जो जीवन है वो उसके बारे में अगर हम चर्चा नहीं करते हैं तो हमारा चैनल का अस्मिता भी कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि ऐसे महामानव जो भारत के बहुजन समाज को जगाने में उनका जीवन, उनके परिवार, उनके बच्चों का भी उन्होंने कुर्बानी दिया, तो उनके संदर्भ में आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, कई नामों से पुकारे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बचपन से लेकर उसके जीवन संघर्ष को लेकर हम 2-3 दिन लगातार उसके बारे में एक एपिसोड के रूप में चलाने की कोशिश करेंगे। तो इस संदर्भ में मैं आज हमारे साथ जो विद्वान जुड़े हुए हैं उनका नाम और उनका परिचय भी बता दूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, बिलासपुर रायपुर छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब जुड़े हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मीना पेरियार जी जुड़ी हुई है नेपाल राज्य से, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हेलो, आज के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर मेघराज और डॉक्टर कृपा सिंह का भी हम विशेष धन्यवाद करते हैं कि समय समय पर उनके द्वारा ऐसी जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं डॉक्टर आर आई सोनवानी के पास जाना चाहूंगा। बहुत लंबे समय बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनवानी साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूँ। जी सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप काफी दिनों के बाद जुड़ रहे हैं, आप व्यस्त हैं और आप अपनी किताब का पूर्ण भी कर चुके हैं। हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपने चैनल में। आपने जो मेहनत करके जो किताबें लिखी है वो हमारे मानव समाज के लिए काफी प्रेरणादायी भी होगी। और हमारे मेघराज जी भी एक लेखक हैं, किताब लिखते रहते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आपकी जो विचार हैं वो जन जन तक पहुंचेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो पूर्व संध्या है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जो आज हम 2 दिन बाद, कल 13 तारीख है, 14 तारीख को उनका जन्म दिवस है, तो उनकी जीवन संघर्ष के संदर्भ में आपके मुखाग्र से हम ये जानना चाहते हैं कि भारत के बहुसंख्यक समाज के लिए उनका जो जीवन है, उनकी जो जीवनी है, हमारे लोगों के लिए कितनी प्रेरणादायी है, इस पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। डॉक्टर अरे सुनो सर। धन्यवाद कुर्रे साहब। मैं काफी दिनों के बाद आपके चैनल से जुड़ पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जी कोई बात नहीं सर, होता रहता है जी। क्योंकि मैं जो साहित्य रचना में बिजी होने के कारण समय नहीं दे पा रहा था। जी जी जी, अपने बात रखें सर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जीवनी के संदर्भ में जो भी आपको जानकारी है। जी जी, ये तो जाहिर है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो भारत रत्न से नवाजे गए हैं, वो केवल भारत के नहीं बल्कि विश्व के महानतम पुरुष हैं। उन्होंने भारत को केवल लोकतंत्र नहीं दिया, बल्कि विश्व के सभी देशों को उन्होंने लोकतंत्र का ज्ञान दिया है। और बाबा जी इतना संघर्ष किए अपने बाल्यावस्था में
कि आज के समय में उतना संघर्ष शायद ही कोई व्यक्ति कर पाएगा। जी डॉक्टर बाबा साहब को सर्वप्रथम मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। जी इसके बाद मैं उनके संदर्भ में बोलना चाहूंगा। आज विश्व को जो भी देन है, केवल भारत के संदर्भ में नहीं, विश्व को जो देन है, लोकतंत्र की जो देन है, वो बाबा साहब की देन है। जी भले ही भारत में कतिपय जातिवादी लोग, सांप्रदायिक लोग डॉक्टर अंबेडकर साहब का, जो मनुवादी लोग हैं, वो आलोचना करते हैं, मुंह से आलोचना करते हैं, लेकिन उनको मानना ही पड़ेगा कि इस पूरे विश्व में, भारत से ही पूरे विश्व में यदि सबसे ज्यादा विद्वान, ज्ञाता और सूझबूझ, राजनीतिक सूझबूझ वाले यदि कोई व्यक्ति है तो वो है डॉक्टर अंबेडकर साहब है। आज भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो जितने भी निम्न वर्गीय समाज है, जितने दलित वर्गीय समाज है, उनका यदि सिर ऊंचा है तो डॉक्टर साहब के बलबूते पर ऊंचा है। यदि डॉक्टर साहब नहीं होते तो दलित समाज का नक्शा इस भारतीय समाज में मिट गया होता। जी इसलिए हालांकि कतिपय लोग, कतिपय जो सांप्रदायिक लोग, मनुवादी लोग डॉक्टर साहब का आलोचना करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब केवल, मैं तो ये कहता हूँ, डॉक्टर साहब केवल जो है दलित वर्गीय समाज के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लोगों के लिए जो काम किया है, वो काम को झुठलाया नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। भारत में यदि प्रधानमंत्री बने हैं तो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार बने हैं। भारत में जो विधायक बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, वे सब भारतीय संविधान में निहित प्रावधानों के तहत ये लोग विधायक, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं। यदि संविधान ना होता कि इनकी बस की बात नहीं है कि राष्ट्रपति बन जाए, इनकी बस की बात नहीं है कि ये प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन जहां पर सत्ता पे आते हैं, जहां पर शासन पे काबिज होते हैं, वहीं पर ये लोग अपना मनमानी और स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करना या उनके अनुरूप कार्य करना शुरू कर देते हैं। मैं डॉक्टर साहब जो ये विश्व भारत रत्न तो है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि डॉक्टर साहब जो विश्व रत्न है, चाहे वो विदेश के किसी भी जानने माने जो विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, आज डॉक्टर साहब की कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी अर्चना पूजा करते हैं। यदि मान लो जाए डॉक्टर साहब ना होते तो विश्व मानवता की बात शायद ही किसी लोगों को पता चलता। डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने बाबा साहब के बारे में जो तारीफ की है, जो उसके संदर्भ में जो उन्होंने कहा है कि विश्व को यदि कोई एक लोकतंत्र की पहचान दिया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है। नहीं तो पासा पड़े सो दाव, राजा करे सो न्याय, उसी तरह का राजतंत्र जो है सदियों से चला आ रहा है, वैसी ही अभी भी चलता। अभी भारत का संविधान और लोकतंत्र का ढांचा नहीं बनाया होता डॉक्टर साहब ने, तो वही राजतंत्र, वही कुलीन तंत्र, वही सामंतवादी व्यवस्था जो है आज तक चलता आ रहा होता। लेकिन राजतंत्र, कुलीन तंत्र और सामंतवाद की खात्मा करके भारत के नहीं, विश्व के लोगों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया कि जन शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है, इसलिए जनता की अधिकार और उसकी शक्ति की रक्षा करो और इतनी ताकतवर बनाओ जनता को, पब्लिक को बनाओ, ताकि वो अपने मनमाफिक, अपनी इच्छा अनुसार जो लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुरूप जो है शासन चला सके। ऐसे लोगों को मतदान करके, वोट देकर जो है सरकार पर सत्तासीन करो। लेकिन ये लोग दुहाई देते हैं केवल निर्वाचन के समय, जो है संविधान की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, लोक कल्याणकारी
तत्वों की बात करते हैं और जैसे ही सत्तासीन होते हैं संविधान को एक किनारे रखकर अपनी स्वेच्छाचारिता और मनमानी से देश में शासन सत्ता चलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनकी जो शक्ति है कुछ समय के लिए उन्होंने दिखाते हैं, सच्चाई को छुपा नहीं सकते, सच्चाई को छुपा नहीं सकते। एक दिन संविधान के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, एक दिन सबको डॉक्टर साहब के सामने मस्तक होना पड़ेगा। आज जो तीसरे नवजागरण की इस दौर में, तीसरी आजादी की इस दौर में जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सब कोई डॉक्टर साहब का नाम ले लेकर, डॉक्टर साहब आम्बेडकर साहब का नाम लेकर जो है अपने पुराने दुर्गुणों और दोषों को धोने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक नहीं धुल पाएंगे ये लोग, जब तक मनुस्मृति के अनुसार ये लोग सत्ता शासन करने की कोशिश करेंगे, तब तक ये अपने दोषों से धुल नहीं पाएंगे। इसमें दोष और जो कलंक लगा हुआ है वो लगा ही रहेगा। जब तक ये लोग संविधान के अनुसार शासन और सत्ता नहीं चलाएंगे, तब तक इनका जो कलंक और दोष है धुल नहीं पाएगा। एक दिन संविधान के सामने झुकना पड़ेगा, एक दिन लोकतंत्र के सामने झुकना पड़ेगा। आए दिन एक देखने, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे देश का सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब को इन्होंने अपना जो है मुजरा का खेलने का स्थान बना दिया है। जो भी इनके मनमाफिक जो भी याचिका होती है, उस याचिका पर ये लोग जो है मना करने पर सुनवाई नहीं करते हैं। अर्थात जो है सुप्रीम कोर्ट भी अलोकतांत्रिक संस्था बन गई है, निर्वाचन आयोग भी अलोकतांत्रिक संस्था बन गई है। उनके इशारों पर जो काम करते हैं, उनके संकेतों और इशारों पर काम करते हैं, जिसके कारण आज भारतीय लोकतंत्र जो है डगमगा रहा है, हाँफ रहा है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र को बचाया जाए। भारतीय लोकतंत्र तभी बच सकता है जब पूरे दिन, जैसे वर्ष में 365 दिन होते हैं, वैसे पूरे दिन एक एक दिन संविधान के अनुरूप ये लोग शासन करेंगे, संविधान के अनुरूप ये लोग कार्य करेंगे, संविधान के अनुरूप ये लोग चलेंगे, तभी भारत का लोकतंत्र सफल हो सकेगा, संविधान की रक्षा हो पाएगा। आज संविधान के खिलाफ उंगली उठाते हैं, आज लोकतंत्र के खिलाफ जो है वो जो है गैंग बनाते हैं, संविधान के अनुसार नहीं बल्कि जो है मनुवादी व्यवस्था के अनुसार देश चलेगा। ये कतई नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। एक दिन संविधान के शरण में आना ही होगा, एक दिन लोकतंत्र के शरण में आना ही होगा और भारत को एक सशक्त, प्रज्ञावान और प्रगतिवादी भारत देश के निर्माण में संविधान के नियमों और प्रावधानों को लागू करना पड़ेगा, अमल में लाना ही पड़ेगा। अन्यथा जो है ये भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान जो है वो खतरे से जो है मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि इस देश को, इस संविधान को बचाना आवश्यक है। इस देश के संविधान को हम मरने नहीं देंगे और इस देश के संविधान को जिंदा रखेंगे, भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। भारत के जो मीडिया भी है, वो मीडिया भी उनके इशारे पर काम करती है और चलती है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, सब मीडिया और निर्वाचन आयोग, संसदीय कार्यवाही जो है, ये सारे के सारे जो लोकतंत्र के स्तंभ है, वो सारे स्तंभ जो है वो जो है स्वेच्छाचारिता पर, मनमानी पर चल रहा है और अलोकतांत्रिक हो गया है। संविधान के विरोध में ये लोग काम करते हैं, जो आज के मानवतावादी दृष्टिकोण से कतई जो है बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सोनवानी साहब, हम आपके पास फिर से लौटेंगे आपकी इस विस्तृत चर्चा को लेकर। काफी देर से सुन रहे हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़े साहब, जिस ढंग से भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहब ने जो बचपन का संघर्ष को लेकर हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि जब बाबा साहब बचपन में, वो एक ऐसे परिवार थे, उनके पिताजी पुलिस में सरकारी अंग्रेजों के शासन में नौकरी भी किया करते थे, लेकिन जब उन्हें स्कूल में जाना पड़ा और एक निम्न जाति वर्ग परिवार में पैदा होने के कारण उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, स्कूल में और बच्चों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, तो ये तमाम
विसंगतियों की, जो छुआछूत, जाति भेदभाव, अस्पृश्यता और इन तमाम संघर्षों को झेलते हुए बाबा साहब ने जो अपने जीवन में जो उन सारी चीज़ों को देखा और दुनिया में जब उन्होंने पढ़ लिख करके ज्ञान हासिल किया और ज्ञान हासिल करने के बाद में उन्होंने ये संकल्प लिया कि भारत जैसे इस देश में जो ये कुव्यवस्था है और ये सड़ी गली जो सामाजिक व्यवस्था है, इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। और यही कारण है कि आज बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जिन्हें एससी, एसटी, ओबीसी के रूप में आज संविधान ने मान्यता दी है, किसी समय में जब संविधान नहीं था, तो इनके गले में हांडी और पीछे में झाड़ू था। ये शाश्वत सत्य है। तो मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए जांगड़े साहब से चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति कहा जाता है, जिनकी डिग्रियों को, जिनकी किताबों को, जिनके ज्ञान को अगर हम उसकी चर्चा करें तो हमें कई दिन लग सकता है। बाबा साहब के बारे में बात करना मतलब सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर है। तो मैं ऐसे महामानव की आज इस जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर, आज की इस परिचर्चा पर सबसे पहले तो बाबा साहब को हम नमन करते हैं और उनकी जीवन का एक एक विचार हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं उसकी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े से चाहूँगा कि बाबा साहब के जीवन संघर्षों के बारे में जो अभी आर.आई. सोनवानी साहब ने अपनी बात रखी, उस बाबत आप अपने विचार रख सकते हैं, जितेंद्र जांगड़े जी। नमस्कार सबको। जी, जय भीम। भारत रत्न अंबेडकर जी ने एक मानव समाज को ऐसा मार्ग दिखाया और उनका जीवन है एक सशक्त मानवतावादी था। अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ उनका बचपन से ही उनका जीवन है जो संघर्षशील रहा। सबको रोटी मिले, सबको रोजी मिले, सबको समतामूलक अधिकार मिले, यह बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन का सोच था। और उन्होंने बाल्यकाल से ही, विद्यार्थी जीवन से ही इस मानव समाज में कैसा समतामूलक सत्ता लाया जाए, यह उनका सोच था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय लोकतंत्र का जब निर्माण किया तो उनका जो जितना भी धारा देना, कानून पास करना लोकतंत्र पर, समतामूलक शिक्षा का अधिकार, भारतीय संविधान में सभी वर्ग का ख्याल किया जाए, लोग एससी एसटी तक ना देखे उनको, क्योंकि एससी एसटी ही नहीं, उन्होंने जनसंख्या आधार पर एससी को भी आरक्षण दिया, एसटी को भी दिया, ओबीसी को भी दिया, सामान्य को भी दिया, अल्पसंख्यक को दिया, सब वर्ग का उन्होंने ख्याल रखा। तो वह ऐसा मानव, महामानव है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जो विश्व ख्याति है। भारत रत्न ही नहीं कहा जाए, उनको विश्व रत्न महामानव कहा जाए। और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे समता मूलक विचारधारा के कारण आज भारत की लोकतंत्र, भारत की न्यायपालिका और भारत की जो हमारी जो संविधान है, जो आज विश्व पर एक ऐसा स्तंभ बन गया है कि विश्व के लोग भारतीय संविधान को नमन करते हैं और यहाँ की जो भी हमारा रूल है उनको लोग बिल्कुल आत्मसात करते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा है जो एक देश ही नहीं, विश्व का निचोड़ है।
विश्व की संविधान का निचोड़ है और विश्व की सार तत्व को उन्होंने भारतीय संविधान पर उन्होंने अमल किया और लिखित किया। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आज यह देश में ना तो प्रजातंत्र स्थापित होता न लोकतंत्र स्थापित होता, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का बड़ा देन है। और उनका एक ही सोच था कि लोग शिक्षित बने, संघर्ष करें, संगठित हो और एक भाईचारा कायम है। यह प्रकार से हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक अमृत रूपी संविधान दिया। इन्हीं के फलस्वरूप आज भारत है जो विश्व शांति और विश्व में बिल्कुल भाईचारा, विश्व बंधुत्व की प्रचार कर रहा है और विश्व के लोग भारत को ताक रहे हैं। आज विश्व में लड़ाई छिड़ा हुआ है, वो भारत को देख रहे हैं कि भारत ही शांति कर सकता है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुरूप यहाँ का चाहे सरपंच हो, सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक, क्योंकि भारत के संविधान का सम्मान करते हैं और भारतीय संविधान के अनुरूप हम लोग भारत ही नहीं विश्व में शांति चाहते हैं। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है और हमारा भारतीय संविधान का मूल ही विश्व शांति है, भाईचारा है, विश्व बंधुत्व है, समता मूलक है। तो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर विश्व रत्न है। इन्हीं के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ। सबको नमस्कार। जी, सतराम जांगड़े साहब, आपने बहुत सारगर्भित विचारों से अपनी आज की इस परिचर्चा में अपने विचार रखे हैं। आज हमारे साथ हम लोगों ने कई विद्वान जनों को बुलाया था, लेकिन वो हमारे कार्यक्रम में शिरकत नहीं हो पाए और ज्यादा लोग नहीं है, तो मुझे लगता है ज्यादा आज के इस परिचर्चा पर विचार शामिल नहीं भी हो पाएंगे। मैं सोनवानी साहब को चाहूंगा कि सोनवानी साहब फिर से आप स्क्रीन पे अपनी आवाज को ठीक करें, अपनी आवाज को म्यूट करें। सोनवानी साहब। जी हाँ, रेडी हूँ मैं। जी सोनवानी साहब, आप अपने कैमरा को भी ऐसे तिरछा कर लें, क्योंकि आप खड़ी है और उसमें आपका फोटो सही नहीं आ रहा है। मैं जांगड़ी जी भी चाहूंगा कि कैमरा तिरछा कर लें, उससे क्या है कि हमारा जो जी अभी आया ठीक से? जी नहीं, कैमरा तिरछा फ्लैट रखें, उसको कैमरा को जो फ्लैट रखते हैं ना, फ्लैट रखें, जो खड़ी रखे हैं उसको फ्लैट रखें, अगर कोशिश करें तिरछा रखने की। जी तो मैं आपसे दोबारा चाहूंगा कि जिस ढंग से बाबा साहब का जो जीवन संघर्ष है, जीवन की जो यात्रा है, वो उनका बचपन के पढ़ने लिखने से लेकर के शुरू होती है और उनके अंतिम सांस तक उन्होंने बहुसंख्यक समाज को बहुत बड़े संदेश दिए हैं। उन्होंने भारत की जो एक सड़ी गली व्यवस्था थी, जो मनुस्मृति पर इस देश में राज किया जाता था, उसकी उन्होंने होली जलाई और भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को, सभी को बराबर का हक अधिकार दिया। उनके प्रेमम भी है कि हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा, एकता की बातों को लेकर हम चलेंगे और यही उनके संविधान के प्रेमबल में है। लेकिन आज संविधान की जो विरोध करने वाले लोग हैं, संविधान को जलाने की बात करने वाले लोग हैं, उनको शायद ये पता नहीं होगा या उनको सही ये मालूम नहीं होगा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखी है वो कितनी मेहनत से लिखी है और संविधान की जानकारी, एक एक पन्ने की, एक एक अनुसूची, एक एक अधिनियम की जानकारी उनको होनी चाहिए। लेकिन बिना पढ़े लिखे, बिना जानकारी के लोग संविधान को बुरा भला कहते हैं, उनको जलाने की कोशिश करते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। तो ये हम बताना चाहेंगे कि दुनिया के तमाम संविधान और ज्ञान को निरूपित करने के बाद बाबा साहब ने और भारत के शासन व्यवस्था ने उन्हें एक हक अधिकार दिया और उन्होंने कड़ी मेहनत करके भारत के इस संविधान को निर्माण किया, क्योंकि संविधान, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे महान ग्रंथ और महान संविधान के रूप में जाना भी जाता है। तो मैं सोनवानी साहब से चाहूंगा कि भारत में जो संविधान में जो सभी को मौलिक अधिकार, मौलिक हक जो दिए हैं, ये अधिकार और हक को
सोनवानी साहब हमें सुन पा रहे हैं? दोबारा अपनी बात रखें सर। जी जी जी। अ, जब भारतीय संविधान बनाने की जब प्रश्न उठा तो भारत के जितने भी राजनेता थे वे सब अपने आप को किनारे करने लग गए थे। बाबा साहब दुनिया के जितने भी संविधान हैं उस संविधान का अध्ययन कर उसका निचोड़ निकाल कर भारत के संविधान को लिखा है। जी। भारत में अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ कई हजार संख्या में जातियां हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है। इन सबको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब ने भारतीय संविधान की रचना की, भारतीय संविधान का निर्माण किया। इतने विभिन्नताओं के उपरांत सबको एक सूत्र में बांधते हुए बाबा साहब ने संविधान बनाया। ये किसी दूसरे की बस की बात नहीं थी, ये दूसरे की बस की बात नहीं थी। डॉक्टर साहब ही इतने विद्वान थे, ज्ञानवान थे, बुद्धिजीवी थे, जो कर सकते थे, कोई दूसरा नहीं कर सकते थे। जब भारत आजाद हुआ और आजाद होने के पश्चात जब जो है संविधान लिखने की बात आई, जब सभा बनाई गई, समिति बनाई गई, तब इस समय जो भारत के नेता जो लोग हैं वे कुर्सी हथियाने के लिए इधर उधर मंडराने लगे थे। संविधान लिखने पर वो लोग जो है गंभीर नहीं थे। ये लोग चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये लोग चाहते थे कि मैं गृह मंत्री बन जाऊं, कोई और कुछ मंत्री बनने की चाह रखते थे। तो ये लोग जो है कुर्सी पाने के लिए जो है राजनीतिक गलियारों में घूमने लगे थे। केवल डॉक्टर साहब ही ऐसा व्यक्ति था जो संविधान लिखने के लिए तत्पर था और लिखे भी, और आज पूरी दुनिया में भारतीय संविधान एक मिसाल के रूप में कायम है। आज भारत के लोग ये नहीं जानते कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस नवीन भारत का निर्माण किया, जिस नवीन भारत के लिए ढांचा को बनाया, उसके रूपरेखा को तैयार किया, उसी के बलबूते आज भारत जो है, भारत का शासन चल रहा है। लोगों को नहीं मालूम, लोग तो ये कहते हैं कि मात्र डॉक्टर साहब ने संविधान लिखा, इतना जानते हैं। लेकिन भारत के नवनिर्माण में, स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण में डॉक्टर साहब का जो योगदान है, इस योगदान को लोग बाग नहीं जानते। मैं इस पर थोड़ा इसको मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का स्वतंत्र भारत के निर्माण में डॉक्टर साहब का क्या योगदान था। डॉक्टर साहब ने भारत के संविधान को लिखा, साथ ही साथ उन्होंने भारत के लिए जो नवीन ढांचा तैयार किया कि भारत देश का जो स्वरूप कैसा रहेगा, ढांचा कैसे रहेगा, उसको आज मैं बताना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने भारतीय संविधान लिखने के पश्चात उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, रिजर्व बैंक की स्थापना की, वित्त आयोग का गठन किया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का निर्माण किया, निर्वाचन आयोग की स्थापना की, मानवाधिकार की सिफारिश की, नीति निर्देशक तत्वों की सिफारिश की, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, विदेश नीति का निर्धारण किया, समान नागरिक संहिता की अनुशंसा की, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में संवैधानिक प्रावधान का प्रतिनिधित्व को स्थान दिया, केंद्रीय एवं प्रादेशिक जल नीति का निर्धारण किया, विद्युत प्राधिकरण की सिफारिश की, मुद्रा नीति का निर्धारण किया, नदी घाटी परियोजनाओं का निर्धारण किया। इसके लिए और अन्य बहुत से काम किए जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है, और ये कहते हैं कि मात्र बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया। जितने मैं नाम गिनाया ये सब जो है बाबा साहब के ही विचार और उनके जो है मनन का फलस्वरूप है, जो भारत के लिए ढांचा बनाया, स्वरूप बनाया,
और इसके बलबूते आज भारत चल रहा है। यदि डॉक्टर साहब ने इन सब चीजों का ढांचा नहीं बनाया होता, स्वरूप नहीं बनाया होता, तो शायद ही है आज के जो बड़े बड़े ज्ञानवान और जो राजनीतिक कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ समझते हैं वो देश को चला पाते। तो इन सब चीजों का जानना आवश्यक है। डॉक्टर साहब का भारत के निर्माण में क्या योगदान रहा, इसको भी जानना, समझना और लोगों को बताना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं जानता हूं, या सब अधिकांश लोग जाते हैं, बचपन की दीक्षा में उनको बहुत कठिनाई हुई, बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। जब स्कूल में जाते थे तो उनके लिए एक अलग से घड़ा, पीने के लिए पानी का घड़ा रखा जाता था। उनको तरह तरह से उनको आपत्तिजनक उनके लिए कमेंट्स किए जाते थे, उनको जलील किए जाने की कोशिश किया जाता था। और जो है कि उन्होंने किस तरह से अपनी दिनचर्या को गुजारा, उसको कल्पना करना बहुत माने उसके कल्पना करना हम लोगों की बस की बात नहीं है। लेकिन एक प्रेरणा है, एक प्रेरणा का स्रोत है, एक शक्ति का स्रोत है, एक ज्ञान का स्रोत है डॉक्टर साहब। आज विश्व में यदि कोई ज्ञानवान है तो डॉक्टर साहब ही ज्ञानवान है। और इसलिए मैं पहले ही अपने इस बीच में कहा, ये भारत के विद्वान नहीं, विश्व के विद्वान है। ये विश्व के लिए ये रत्न है, विश्व रत्न है, केवल भारत रत्न नहीं, विश्व का रत्न है। उनके संविधान में सुझाए गए जो तथ्य है, जो सिफारिश की गई जो बात है, आज दूसरे देशों में लोकतंत्र के लिए एक आधार बन गया है, एक आधार स्तंभ के रूप में काम आता है, एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। और आज भारतीय लोकतंत्र जो है दूसरे देश की लोकतंत्र के लिए आशा की किरण बनी हुई है। इसलिए बाबा साहब के बारे में जितना भी बोले वो कम होगा, क्योंकि हम जैसे छोटे लोगों के लिए उनके बचपन के जीवन से लेकर संघर्ष की सारी कथा और कहानियों को कहना, बताना, संविधान का निर्माण करना और कानून मंत्री के रूप में उनके योगदान का बखान करना बहुत कठिन काम है। लेकिन इतना जरूर है, आज मैं इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं कि मैं भी जो है एक उदाहरण के रूप में रख रहा हूं, अपनी तारीफ या सिफारिश नहीं कर रहा हूं। मैंने एक साहित्य की रचना की है जिसका शीर्षक है सतनाम आंदोलन, तब, अब और आगे। जो सतनाम आंदोलन को बाबा जी ने चलाया था वो आज भी प्रासंगिक है, और आज भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण होने के कारण आज भारत के संविधान की रक्षा के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, दलित समाज की अधिकार की रक्षा के लिए, समतावादी समाज के लिए यह सतनाम आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। कुछ ही दिनों बाद यह प्रकाशन होकर आ जाएगा और आप लोगों को जो है एक अध्ययन करने का, पढ़ने का मौका मिलेगा। सतनाम आंदोलन उस समय भी प्रासंगिक था, अब भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक रहेगा। सतनाम आंदोलन भी भारतीय संविधान के निर्माण में एक ज्यादा नहीं, एक थोड़ा सा अंश के रूप में योगदान दिया है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के पहले ही शब्दों में लिखा है, हम भारत के लोग। ये बाबा जी ने सतनाम आंदोलन में ये शब्द को उन्होंने उच्चारित किया था, उन्होंने इन शब्दों को इस ढंग से उच्चारित किया था, मैं और तुम की बात को छोड़ो, मैं से अहंकार और तुम से तिरस्कार की भावना बढ़ती है। इसलिए हम सबके विचार को बढ़ाओ, हम सबके विचार को बढ़ाओ, एक सामूहिकता के विचार को, एक जो है सबके कल्याण और भलाई की बात को उन्होंने हम सबके लोगों के भावना को बढ़ाओ कहा है। और इसलिए बाबा साहब ने पहले ही शब्द लिखे है, हम भारत के लोग, माने किसी वर्ग, किसी जन समुदाय को छोड़ा नहीं है, बल्कि भारत के संपूर्ण लोगों को उन्होंने हम भारत को लोग कहा है। इसलिए सतनाम आंदोलन जो है ये सतनाम आंदोलन मनु विरोधी सतनाम आंदोलन था, सांप्रदायिकता के खिलाफ था, मानवतावादी आंदोलन था, ये जो है लोकाधिकार के प्रति जागरूक करने का आंदोलन था, ये जो है जनतंत्र का समर्थनवादी आंदोलन था, जनवादी आंदोलन था, क्रांतिकारी आंदोलन था। ये सारे चीजों का जो है
सतनाम आंदोलन में समावेश किया गया है, बशर्ते कि समाज सतनाम आंदोलन के बीच में घुसकर उसके महत्व को, उसके व्यूह को समझना जानना की जरूरत है। तो मैं इस बात पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब पर आज का जो है स्पीच है, परिचर्चा है, इसलिए मैं विषयांतर होकर बात नहीं करूंगा। लेकिन जरूर ये है कि जब तक जो है संविधान रहेगा, इसलिए मैं कहता हूं ये जो है लाइफ लाइन है, भारतीय संविधान लाइफ लाइन है। यदि लाइफ लाइन को बचा लो तो जीवन बचेगा, लाइफ लाइन नहीं बचेगा तो जीवन बचे नहीं है, नहीं बच पाएगा। इसलिए भारतीय संविधान केवल दलितों के लिए नहीं, केवल जो है निम्न वर्गीय लोगों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, मजदूरों के, बल्कि भारत में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए लाइफ लाइन है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे और किसी भी वर्ग संप्रदाय के हो, यदि सबके जीवन को सुरक्षित रखना है, सबके जीवन को बचाना है, तो संविधान को बचाना ही होगा, संविधान को जिंदा रखना ही होगा। यदि संविधान जिंदा नहीं रहेगा तो भारत देश के मनुष्य जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए संविधान को जिंदा रखना जरूरी है। संविधान हमारा लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, इसलिए इस जीवन रेखा को बचाना बहुत जरूरी है। और ये जो है किसी एक का नहीं, समस्त भारतीयों का यह नैतिक दायित्व है, एक कर्तव्य है कि वो भारतीय संविधान की रक्षा। जी, लगता है सुनवाई साहब की कनेक्शन हमारे से आवाज नहीं आ रही है। मैं जितिन जांगड़े जी से दोबारा चाहूंगा कि जिस ढंग से सुनवानी साहब ने विस्तार से अपनी बातें रखी है, जो प्रियम्बल में भारतीय संविधान के प्रथम प्रस्तावना में ही जो बातें रखी है, सुनवानी साहब आपकी आवाज ठीक हो गई? जी जी, सुनाई पड़ रही मेरी आवाज? हाँ जी, अभी अपनी बात को पूरी करें, फिर मैं जांगड़े जी के फिर से दोबारा जाऊंगा। मैं अभी स्टॉप रहूं? नहीं, आपकी जो बातें कुछ अधूरी हो गई थी वो पूरा आप कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था मैं कि जो भारतीय संविधान है, भारत के समस्त लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी धर्म, संप्रदाय, जाति का हो, उन सब के लिए जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। और भारत के लोगों के जीवन को सुरक्षित रखना है, विकास की ओर ले जाना है, तो भारतीय संविधान की रक्षा करना, बचाना समस्त भारतीयों का जो है मौलिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। संविधान रहेगा तब हम रहेंगे, और संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। ये भारतीय संविधान की आलोचना करने वाले वो आलोचना करके रहने दीजिए। संविधान हर हालत में बचेगा, रहेगा, और संविधान के अनुसार भारत में शासन चलेगा, भारत में लोकतंत्र शासन रहेगा, और इसको मिटा कोई नहीं सकते। किसी की हस्ती इतनी नहीं है कि भारतीय संविधान को बदल सके और मिटा सके। यदि वो अपनी टकराहट पैदा करेगा तो उसी का ही शक्ति जो है नष्ट होगी, उसका ही अस्तित्व मिटेगा, लेकिन भारतीय संविधान का अस्तित्व मिट नहीं पाएगा। ये हमारे आज के मेरा विचार है, मेरा मानना है, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ और अन्य जो वक्ता है उनको बोलने के लिए मौका देता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जितिन जांगड़े जी के पास जाना चाहूंगा। जितिन जांगड़े साहब, अभी जो विस्तार से सुनवानी साहब ने अपनी बातें रखी है, आप जिस ढंग से बाबा साहब छत्तीसगढ़ में मन के एक बराबर, और बाबा गुरु घासीदास जी ने भी मानवतावादी सोच को लेकर सतनाम का आंदोलन चलाया, और यही सतनाम और पंचशील को बाबा साहब ने बुद्ध धर्म ग्रहण करके उन्होंने पंचशील का अपने जीवन में अंगीकार किया, और वो पंचशील ही सतनाम है। लोगों को मालूम नहीं कि पंचशील होता क्या है। ये 5 विचारों को अपने जीवन में अंगीकृत करना कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, जीव हत्या नहीं करूंगा, मांस भक्षण नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। ये जितने भी दुर्गुण है, यही सतनाम का मार्ग है। सत्य को उन्होंने अंगीकार किया, तभी इतने संघर्षों के बाद एक शाश्वत स्वरूप के रूप में, जिसे एक ईश्वर के रूप में भी उनको लोग मानते हैं। अगर उनके अंदर में ऐसी अगर शक्ति नहीं होती तो दुनिया की तमाम किताबों को पढ़ करके जो अध्ययन
ज्ञान, एक विलक्षण प्रतिभा उसके अंदर में जो बाबा साहब के अंदर में देखी गई। बचपन से लोग कहते थे कि बाबा साहब एक बार पढ़ लेते थे तो वो उनको पूरा कंठस्थ याद हो जाता था। ऐसा पन्ना पलटते थे और उनके स्मरण शक्ति में वो अंकित हो जाता था, एक कंप्यूटर की भांति। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब को गॉड गिफ्ट किस ढंग से एक विलक्षण प्रतिभा के धनी वो पैदा हुए और दुनिया के अंदर में तमाम डिग्री को हासिल किया। उनके पास जो डिग्री थी वो भारत के किसी भी विद्वान व्यक्ति के पास वो डिग्री नहीं था, इसीलिए उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। और ये जो डिग्री मिली हुई है वो इंग्लैंड के या अमेरिका के जो विश्वविद्यालय है, जहाँ ऑक्सफोर्ड में विश्वविद्यालय है, वहाँ उनको ये दर्जा प्राप्त हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना 32 या कितने डिग्री उनके पास थे। और ऐसे महान विद्वान को लोग बिना पढ़े लिखे, बिना जानकारी के उसके बारे में टीका टिप्पणी करके लोग उनकी तुच्छ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे तुच्छ करने वाले स्वयं तुच्छ होते हैं और नीचे जाते हैं। मैं जांगड़ी जी से चाहूंगा कि ऐसे महामानव, जिन्हें हम महामानव कहते हैं, और संविधान निर्माता भारत रत्न के संदर्भ में आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और विस्तार से हमारे सुनवानी साहब ने भी जो बातें कही है कि आज जितने भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया, जितना भी बैंक है, जुडिशियल है, ये सब बाबा साहब के उस संविधान के बदौलत है। और हमारा भारत देश का नियम कानून, और आपने कहा भी कि हमारा संविधान ही है जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, विश्व शांति की बात करता है। और इस संविधान को लोग पढ़ लिख करके अगर समझ जाएं और उनके विचारों को जान जाएं तो मुझे लगता है कि विश्व के अंदर में ये, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में कितनी बड़ी तबाही हो रही है, तो वहाँ का जीव जंतु, वहाँ का पूरा पर्यावरण, वहाँ के जितने भी मानव है वह जान बचा के उस देश से भाग रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि थोड़ी सी बात को लेकर कितना बड़ा वहाँ पे उस देश में बवाल खड़ा हुआ है। तो भारत में अगर वहाँ लोकतंत्र होता और संविधान होता तो वहाँ पे ऐसी हालत शायद देखने को नहीं मिलती। तो मैं जांगड़ी जी से फिर से दोबारा चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर अपने विस्तार से अपनी बात थोड़ी और रखें। जांगड़ी जी। ठीक, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने विश्व की संविधान का जो सार तत्व को ही संग्रह किया। उन्हीं के साथ साथ भारत देश के अनेक महापुरुष, अनेक विद्वान, जैसे गुरु नानक जी, गुरु घासीदास, कबीरदास, गुरु बालक दास और हमारे अनेक महापुरुषों की जो उद्देश्य था, मानव समाज का कैसा उत्थान किया जाए, कैसा विकास किया जाए, कैसा समतामूलक समाज का निर्माण किया जाए, इन सारी विचार को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान पर उन्होंने लिखित रूप से, संवैधानिक रूप से मान्यता दिया। जैसे बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मानव मानव एक समान। उनको उन्होंने वोट पर एक वोट एक अधिकार, एक मानव एक वोट, एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकते हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, उनको एक वोट देने का अधिकार है। यह उन्होंने भारतीय संविधान में पारित किया। इन्हीं प्रकार हमारे गुरु नानक जी का जो संघर्ष है, समतावादी विचारधारा है, उन्होंने सम्मिलित किया। तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान नहीं बनाया होता तो भारत देश में अनेक महापुरुष है, विद्वान है, उन लोगों का विचार सम्मिलित नहीं हो पाता। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया। तो एक धार्मिक विचारधारा जो शांति व्यवस्था करता है, धर्म का मार्ग है जो परोपकारी, जीव पर दया, अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करता है, उनको बल मिला। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में इनको एक लिखित करते हुए ऐसा संविधान दिया कि महापुरुषों का जो संघर्ष था
वह आज लिखित में हुआ और हमारे आने वाला पीढ़ी को इनका लाभ मिला। इन्हीं का फलस्वरूप आज हम भारतीय संविधान के अनुरूप हम पूरा विश्व में विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, विश्व में हम लोग आज एक ख्याति प्राप्त भारतीय संविधान का के अनुरूप उनके छत्र छाया पर हम लोग पूरे भारतवासी हम शांतिमय ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। हम अनेकता, अनेक संस्कृति, अनेक भाषा होते हुए भी आज भारतीय हम लोग एक ही विचारधारा, एक ही संविधान के तले हम लोग भाईचारा का जीवन यापन कर रहे हैं। भारत के संविधान एक ऐसा संविधान है कि हम लोग कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, कहीं भी अपना अधिकार का बात कर सकते हैं, कहीं भी अपना रोजी रोटी के लिए बिजनेस कर सकते हैं। आज ये भारत है जो विश्व स्तर पर, विश्व बंधुत्व स्तर पर भारतीय संविधान के कारण हम लोग आज शांति अमन से भारत देश में जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा देश का न्यायपालिका हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे प्रजातंत्र प्रणाली हो, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के रूप आज चल रहा है। लोग शिक्षा का अधिकार ग्रहण कर रहे हैं, लोग अपनी पढ़ाई और शिक्षा, व्यापार, बिजनेस आज एक विश्व बंधुत्व की ओर हमारा भारतीय संविधान के अनुरूप हमारा भारत के लोग विकास कर रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं। इस प्रकार से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर है जो भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न है, और भारत का संविधान भी विश्व रत्न संविधान है। इन्हीं के बाद मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब। मैं सोनवानी साहब के पास फिर से लौटना चाहूंगा। सोनवानी साहब, आज की इस परिचर्चा पर हम अंतिम विचार के रूप में आपके पास फिर से जाना चाहेंगे कि जिस ढंग से जांगड़े जी ने अपनी बात रखी है, उन्होंने बाबा साहब का जो मूल मंत्र है उसको अगर हम समझें तो उनका 100 शब्दों में अगर एक शब्द की बात अगर कहें तो जितना दुनिया के अंदर में अगर विश्व शांति या भाईचारा, एकता, विभिन्नता में एकता की बात अगर की जा सकती है तो वह संविधान में निरूपित, जैसा कि आप शुरू में कहा कि हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक विभिन्न समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा, न्याय, इन सभी को फॉलो करते हुए हम आपस में एक साथ रह करके इस देश के अंदर में सुख समृद्धि के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि बड़े बड़े राजनेता भारतीय संविधान की शपथ खा करके किस ढंग से अपनी कथनी और करनी को करते हैं, और इसको आप समझ सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। भारत का बहुसंख्यक समाज को इस बात की जानकारी है। तो मैं अंतिम में बाबा साहब के इस जीवन की संघर्ष यात्रा की पूर्व संध्या पर, उनके जन्म दिवस पर आप दोनों मेहमानों को मैं लास्ट कमेंट के रूप में डॉक्टर आर.आई. सोनवानी के पास अंतिम संदेश के रूप में, अंतिम विचार के रूप में आज की इस परिचर्चा पर चाहूंगा कि लास्ट कमेंट के रूप में बाबा साहब के ऐसे कुछ विचारों को हमारे साथ साझी करें, ताकि आज की इस परिचर्चा को लेकर जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे, सुन रहे लोगों को प्रेरणा मिल सके। उसकी कोई प्रेरणादायी बातों को लेकर हमारे दर्शकों तक अपनी बात को रखें। डॉक्टर आर.आई. सोनवानी साहब। धन्यवाद साहब। मेरी आवाज जा रही कुर्रे साहब? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रहा। भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब द्वारा रचित भारतीय संविधान में विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, पंचशील सिद्धांत की सारे जो अच्छाइयां हैं वो समाया हुआ है। साथ ही साथ यह भी बता दूं कि भारत में जितने भी धर्म शास्त्र है, चाहे गीता, रामायण, उन सारे का जो निचोड़ है संविधान में समाया हुआ है, बशर्ते कि संविधान को पढ़कर समझने की जरूरत है। गीता में कहा गया है कर्म के सिद्धांत पर, डॉक्टर साहब ने भी संविधान में कहा है अपना कर्तव्य का पालन करो, अपने अधिकार का प्रयोग करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। कहने का मतलब यह है सारे जो धर्म शास्त्र है, चाहे कोई भी संत महात्मा और
रचनाकार, सारे के सारे का जो सार तत्व है, उनके गुण हैं, उनकी अच्छाइयां हैं, भारतीय संविधान में समाया हुआ है, बशर्ते कि उसके पालन करने की जरूरत है। यहाँ पर जो है संविधान के निर्माण के पश्चात जो लोक हितकारी, सर्व कल्याणकारी, सबके विकास की बात जो संविधान में किया गया है, तो लोग ये चाहते हैं कि सबका विकास ना हो, अपना विकास हो। कहते नारा तो दिया जाता है सबका साथ सबका विकास, तो ये उल्टा हो रहा है। इसके लिए मैं दूसरा नारा दिया हूं, वो नारा है नारा ये सबका साथ स्वयं का विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं, बल्कि ये उल्टा हो रहा है। उल्टा इस अर्थ में मैं बता रहा हूं, सबका साथ स्वयं का विकास। ये जो है हकीकत में यही जो है रूबरू रूप देखने को मिल रहा है। तो ये जो है, ये जो नारा जो है सबका साथ सबका विकास का नारा केवल ओठ का है। अंतर्मन में इनका विचार ये है कि सबका साथ लेकिन अपना विकास, स्वयं का विकास, ये इनकी अंतर्मन की बात है, वोट की बात है, सबका साथ और सबका विकास। तो भारतीय संविधान में ऐसा नहीं चलेगा। सबका साथ है तो सबका विकास होना चाहिए। यदि नहीं होगा सबका विकास तो भारतीय समाज फिर वही पंगु हो जाएगा, जिस तरह से अंग्रेजों के आने के पहले भारतीय समाज पंगु हो गया था। भारतीय समाज की गतिशीलता थम गई थी, रुक गई थी। आज देश की अर्थव्यवस्था इतना लाचार है, नाजुक है कि अंग्रेजों के समय में जितना कर्ज नहीं था प्रत्येक भारतीयों पर, उतना से ज्यादा अधिक कर्ज अभी हो गया है। अभी वर्तमान समय में अंग्रेजों के समय जो भारतीयों पर, भारतीय नागरिकों पर जो कर्ज था, उससे ज्यादा आज के समय भारतीय नागरिकों पर कर्ज लद गया है। मतलब मैं जहां तक अपना जो मैं जो आकलन किया हूं या मैं जो सोचा हूं, उसमें ये पता चला है वर्तमान समय में आज के दिन प्रत्येक भारतीय हर नागरिक के पीछे 1 लाख रुपये का जो कर्ज जो है विदेशी कर्ज लदा हुआ है। अब यदि भारतीय संविधान के अनुकूल रहकर यदि मान लो जाए सत्ता का संचालन यदि होना था या किया जाता, तो आज जो है प्रत्येक भारतीय पर विदेशी कर्ज लदा नहीं हुआ होता। हम भारतीय संविधान को एक ताक में रख देते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा विचार ही हमारा संविधान है, हमारे मन की बात ही हमारी संविधान की बात है। तो हमारे मन की बात, हमारे विचार ही संविधान की बात नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के मन की बात, प्रत्येक मनुष्य के विचार की बात अलग होती है। यदि भारत राष्ट्र को समझना है तो भारतीय समाज संविधान को समझना होगा, भारत का विकास करना होगा तो भारतीय संविधान को जानना होगा। और जब तक भारतीय संविधान को नहीं जानेंगे तब तक भारत की विकास की बात को नहीं समझ पाएंगे। भारत के लोकतंत्र को यदि आगे बढ़ाना है तो भारत के संविधान को पढ़ना, समझना, उसके अनुसार चलना होगा, तभी भारत में शांति स्थापित होगी, भाईचारे की भावना स्थापित होगी और जितने भी सांप्रदायिक घटनाएं घटती है वो समाप्त तो होगा। हम और हमारे भारत के लोग के विचार को समझना पड़ेगा, इस अवधारणा को जानना होगा और इस तरह से भारत में शांति के साथ साथ विश्व शांति की बात कामयाब हो पाएगी। अन्यथा जो है, हमने तो कहा है पहले भी कि वही जो है राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र की ओर जो है भारत लौट जाएगा। और जब भारत इस तरह से लौट जाएगा तो निश्चित रूप से भारत देश हो जाएगी। सोनोनी साहब की आवाज अच्छी से नहीं आ रही है। हेलो, मेघराज सिंह साहब आ जाए स्क्रीन पे अपने विचार रखने के लिए। मेघराज सिंह जी, हेलो 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 हेलो
हमारा हेलो। नेटवर्क में प्रॉब्लम था जी। जी डॉक्टर साहब, हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा था कुर्रे आवाज आ रही साहब, है सर? जी आवाज आ जी, रही मेरी? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए जी। हाँ, कुछ डिस्टर्ब हो रहा आवाज आ है। रही है सर? जी जी। जी, अपनी बात रखें। अब मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब, अपने विचार में प्रस्तुत कर रहा था उसमें जी कि भारतीय संविधान को यदि खतरा हुआ, भारत के लोकतंत्र को खतरा हुआ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में एक जन क्रांति शुरू हो जाएगी, और ये जन क्रांति है, राष्ट्रीय क्रांति के रूप में नाम दर्ज होगा। इसलिए किसी तरह से जन क्रांति ना हो, बल्कि विकास क्रांति हो, संवैधानिक विकास की क्रांति हो, लोकतंत्र के विकास की क्रांति हो, तब जो है हमारा जो है देश, भारत देश में शांति, विश्व में शांति, समानता, भाईचारा की बात जो है कारगर होगी। अन्यथा जो है एक बहुत बड़े भयानक जो है संभावनाओं के संदर्भ में कर रहा हूं, आगे चलकर एक भयानक त्रासदी और एक ललकार की सुगबुगाहट आने वाले समय में होने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं। आप सबको जी जी, बहुत कुर्रे शुक्रिया सर, जी। कुर्रे जी, जी मैं थोड़ा 1 मिनट लेना चाहता हूँ। जी, जी अपनी बात रखें लास्ट में जी। हाँ, छत्तीसगढ़ से आज छत्तीसगढ़ का एक महापुरुष हमारा नकुल देव ढीढी जी का आज जयंती है, 12 अप्रैल को। वो जी। एक ऐसा सामाजिक लीडर था जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में, छत्तीसगढ़ से पहला नेता था जो उसके संपर्क में आया। और उस समय नकुल देव ढीढी का जल जमीन जंगल बचाओ आंदोलन चल रहा था, तो जी। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिल करके नकुल देव ढीढी ने इतनी बड़ा आंदोलन और संघर्ष किया, और सतनाम आंदोलन, बाबा गुरु घासीदास के आंदोलन को भी उन्होंने आगे बढ़ाया, और बाबा जी। साहब अम्बेडकर से उन्होंने छत्तीसगढ़ को जोड़ा। और एक छत्तीसगढ़ एक बाबा साहब अम्बेडकर का एक ऐसा, मतलब कहा जाए कि नकुल देव ढीढी के कारण एक बड़ी पाठ से बन गया था उसका जीवन का। लोग उनके समर्थक बन गए थे, फॉलोअर बन गए थे, और आज भी है छत्तीसगढ़ में। तो नकुल देव ढीढी के कारण बाबा साहब अम्बेडकर और छत्तीसगढ़ का एक रिश्ता, एक ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता है जो एक अजर अमर है, कभी समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के नकुल देव ढीढी का आज जयंती है। उनको मैं नमन करते हुए जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को एक समाहित किया, एक दूसरे से जोड़ा, उनके लिए मैं यह वाणी अपनी रखा। नकुल देव ढीढी के संपर्क में मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जांगड़े जी। हम आज उन्हें भी सत सत नमन करते हैं। नकुल देव ढीढी जी का जो जन्म दिवस है, ऐसे वो भारत छत्तीसगढ़ के एक संत महापुरुष के रूप में भी उनको जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती मनाने की शुरुआत उन्होंने ही मुझे किया था, मुझे लगता है 1936 में। वही किया था। और उनकी स्थापना के संदर्भ में भी नकुल देव ढीढी को माना जाता है। और आपने सही कहा कि वो बाबा जी के, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी के संपर्क में आए, और उस समय हमारे गुरु परिवार के गुरु जी को भी जेल में डाल दिया गया था, और उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने छुड़ाया भी, अपनी उनकी वकालत भी की। और इसी कारण नकुल देव जी का संपर्क उस समय उनके साथ में हुआ। और हम आज उन्हें, नकुल देव ढीढी जी के जन्म दिवस पर वासा मानवता टीम की ओर से उन्हें सत सत नमन करते हैं। और आने वाले समय में हम नकुल देव जी के संदर्भ में भी एक चर्चा और व्याख्या करने की कोशिश करेंगे कि उनका जीवन संघर्ष क्या रहा। तो आज की इस परिचर्चा को मैं यहीं विराम देने से पहले वासा मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों को चाहूंगा कि हमारे महत्वपूर्ण खास चर्चा पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझी करें। मैं हमारे साथ जुड़े
स्पेशल डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब का भी धन्यवाद करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आकर उन्होंने अपने विचार रखे हमारे साथ। नकुल देव झीड़ी जी का और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में विस्तार से बातें रखी। डॉक्टर RI सोनवानी साहब काफी लंबे समय बाद हमारे चैनल में आकर के अपने विचार साझी की और बहुत विस्तार से बाबा साहब के बारे में अपनी बात रखी। उनका भी मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं। मेघराज जी हमारे साथ अगर हमें सुन पा रहे हैं तो आए और अपनी अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में अपनी बात रखें आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखो, बाबा साहब के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग। बाबा साहब का सपना एक ये था कि हर भारत का इंसान खुश रहे और खुशहाली से जिंदगी जी सके, आजादी से जिंदगी जी सके। लेकिन मैं जो अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये दोबारा फिर गुलाम बनने जा रहा है। ये जो लीडर हैं, जितने भी संगठनों के लीडर बने हैं, इन्होंने लोगों का मनोबल भी तोड़ दिया, लोगों से लूटकर भी खा लिया है। लेकिन अगर आज लीडर अगर चाहते हैं दोबारा से खुशहाली लेकर भारत में बाबा साहब का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो अपने घमंड को छोड़ करके, लालच को छोड़ करके एक साथ इकट्ठे आ जाएं। तो आजादी तो आपके कदमों में पड़ी है, इसको मैं एक मिनट सेकंड में भारत को ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन लीडरों की वजह से लोग भी फटे हुए हैं और लोगों की जनशक्ति भी अलग अलग हुई है, पैसे की शक्ति भी अलग अलग है। तो सभी के इन लीडरों की वजह से जितने भारत में संगठनों के लीडर बने हैं, इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये लीडर घमंड को छोड़ करके, लालच को छोड़ करके एक साथ आकर के आंदोलन करेंगे तो आजादी आपके कदम में होगी और आप मतलब हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे, इस मनोवाद से भी, इससे गरीबी से भी, और इसमें जो नफरत की आग लगी इससे भी। थैंक यू जी। जी बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं। मेघराज जी का और वाइस ऑफ मनोरंजन चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम जोहार, सभी को धन्यवाद।